नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। आज की तारीख में खास पेशकश। आंदोलन। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है। कई जिलों में महाआंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की भीड़ देखकर राजनीतिक पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। मराठा आंदोलन पर उमेश कुमावत की ये बड़ी पड़ताल देखिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है तेरे दिल में न सही तो मेरे दिल में ही सही, तेरे दिल में न सही तो मेरे दिल में ही सही। हो कहीं पर भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। कोपरडी यहाँ पे जो हादसा हुआ था, उस हादसे में जो गुनहगार पाए गए थे, हमारा इतनी इच्छा है कि उन सबको फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द। और हमारा और एक कहना है कि आज हम जो मराठा समाज पूरा रास्ते पे है, इसलिए कि हमको हमारा पूरा हक चाहिए। हमारा कहना है कि जैसा इतर लोग हैं, उनके जैसा हमारे भी किसान लोग हैं, उन्होंने अभी भी ऐसे परिस्थिति में है कि उन्होंने उनके बच्चों को सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। एक वक्त देश के बड़े हिस्से पर मराठाओं का राज था और मराठा अपना राज चलाते थे महाराष्ट्र से। मराठा समाज महाराष्ट्र की एक पहचान है, लेकिन अब यही मराठा समाज लाखों की तादाद में सड़क पर उतर गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल की आहट देने वाली ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र में उभरे नए मराठा आंदोलन की। मुंबई से दूर महाराष्ट्र के जिलों में लाखों मराठा सड़क पर उतर रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, स्कूली लड़कियां हैं, मराठा समाज के युवा हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये तस्वीर है जलगांव में हुए आंदोलन की। ड्रोन कैमरे के नजर से आपको समझ आ जाएगा कि ये मराठा समाज का जन सैलाब है। लेकिन इस आंदोलन की एक खासियत है, इस जन सैलाब का कोई नेता नहीं है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं बीड़ में हुए मराठा आंदोलन की तस्वीर। यहां पर भी इस आंदोलन का नेतृत्व कोई पार्टी नहीं कर रही है, फिर भी लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीर है परभनी जिले की। इस आंदोलन में शामिल कुछ लड़कियां अपनी मांगों की सूची जिलाधिकारी को सौंप देती है। और आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन मुक्त मोर्चा है, ना कोई नेता, ना कोई भाषणबाजी। लेकिन आखिर क्या चाहता है मराठा समाज? महाराष्ट्र में सबसे पहला मराठाओं का मोर्चा निकला मराठवाड़ा के औरंगाबाद में। यहीं से इसकी शुरुआत हुई और अब ये आंदोलन आग की तरह पूरे राज्य में फैल रहा है। ये समाज विरोध कर रहा है अहमदनगर जिले के कोपरडी में एक नाबालिग लड़की पर हुए बलात्कार और हत्या का। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े तादाद पे इतने महिला आई थी, लेकिन ये एक लड़की का अन्याय है, वो नहीं सहन कर सकते हम। इन मराठा आंदोलनकारियों की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, कोपरडी बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी दी जाए। दूसरी मांग, एट्रोसिटी कानून रद्द किया जाए। और तीसरी मांग है मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। जब लाखों की तादाद में जब कोई समाज रास्ते पर उतरता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है या फिर कोई राजनेता है, या फिर ये एक समाज का असंतोष है। महाराष्ट्र की राजनीति पर हावी रहने वाला बड़ा समाज रहा है मराठा। वो जब बिना किसी नेता के लाखों की तादाद में सड़क पर उतरा तो राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं इस आंदोलन से महाराष्ट्र में दलित और मराठा समाज में दरार तो नहीं पैदा होगी। राजनीतिक हलकों में ये भी अटकलें है कि इन आंदोलनों के पीछे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार है, जो हारी हुई पार्टी में जान फूंकने के लिए मराठाओं को इकट्ठा कर रहे हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, जो ब्राह्मण है। इसलिए उनकी सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश है। आखिर मराठा आंदोलन की सच्चाई क्या है? कौन है इसके पीछे? या फिर ये केवल एक समाज का असंतोष है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की है। आपने देखा किस तरह गुस्से में है महाराष्ट्र का मराठा समाज। मराठा आंदोलन के पीछे है कौन? क्या है इसका सच? कोई इसके पीछे एनसीपी मुखिया शरद पवार का दिमाग बता रहा है, तो कोई आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज को इसकी वजह बता रहा है, तो कोई इसे फडणवीस सरकार के विरोधियों का काम बता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि मराठा आंदोलन ने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। इस आंदोलन का आखिरी पड़ाव मुंबई में होगा, जहां 25 लाख मराठाओं को जमा करने की तैयारी है। इस आंदोलन के पीछे की कहानी बता रहे हैं उमेश कुमावत। तारीख 9 अगस्त, जगह औरंगाबाद। मराठा समाज का सबसे पहला मोर्चा निकला औरंगाबाद में। औरंगाबाद के रास्तों पर मराठाओं का जन सैलाब उमड़ा तो सभी की आंखें खुली रह गई। कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में 5 लाख से ज्यादा मराठा इकट्ठा हुए। इसके बाद उस्मानाबाद, जलगांव, भीड़, परभनी सभी जगह लाखों मराठा सड़क पर उतरे। अभी हमारा मराठा समाज जागा हो गया। अभी कुछ नहीं है। अभी तो यहाँ से आगे बहुत बढ़ जाएगा। अभी हम सरकार को चुपचाप बैठने नहीं देंगे। हम यहाँ पर कौन है इस लाखों की भीड़ के पीछे? इसकी हकीकत जानने हम पहुंचे औरंगाबाद। जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। कुछ लोगों से मिलने के बाद पता चला कि औरंगाबाद के मोर्चे के लिए सबसे पहले बैठक इस सिंचाई भवन में हुई थी। यह बैठक हुई थी 22 जुलाई को। यह बैठक हुई कोपरडी बलात्कार और हत्या के विरोध में मोर्चा निकालने के लिए। उस बैठक की यह तस्वीर भी हमें मिली। इस बैठक में 16 लोग शामिल थे। ये 16 लोग कौन थे? किसी राजनीतिक संगठन से थे या कोई और? इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई इस शख्स से, जो उस बैठक में मौजूद थे। इनका नाम है विजय काकड़े पाटिल। इन्होंने सबसे पहले बताया कि इस आंदोलन को मराठा क्रांति मोर्चा नाम कैसे मिला। मराठा क्रांति मोर्चा हमने वहाँ पे डिस्कस में मैंने सोचा उनको मराठा क्रांति मोर्चा निकालना है। तो बोले कैसा? मैं बोला मराठा ये महाराष्ट्र की शान है और 9 अगस्त को क्रांति दिन है, मराठा क्रांति निकालना है तो मोर्चा निकालना है। ऐसा मराठा क्रांति मोर्चा ऐसा नाम वो तैयार होने वाला है। विजय काकड़े किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो किसानों के संगठन से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस बैठक में किसी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। सब संगठन के 7-8 संगठन के लोग थे उसमें, 1-2 लोग आए थे और समाज के 2-4 लोग थे। ऐसे मिलके 16 की बैठक, हमारी 16 लोगों की पहली बैठक हुई थी। उसमें हमारा डन होता 9 तारीख को निकालना है, कोई अपने साथ में आओ ना आओ, अपने को निकालना है। 22 तारीख की इस बैठक की खबर औरंगाबाद के अखबारों में आई। ये है वो खबर। इसमें लिखा गया है कि 31 जुलाई को एक और बैठक होगी। इस बैठक में मराठा समाज के लोगों को शामिल होने की अपील की गई। इसका असर भी हुआ और 31 जुलाई की बैठक में 57 लोग शामिल हुए। इसमें मराठा समाज के करीब 22 संगठनों के लोग थे और पहली बार इस बैठक में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी इन 3 राजनीतिक पार्टियों के 6 स्थानीय नेता शामिल हुए।
और मराठा समाज इतनी ज़्यादा तो संख्या में आएगा ऐसा हमें भी नहीं लगा था, लेकिन 1 लाख का हम आंकड़ा पार करेंगे ऐसा हमारी तब संकल्पना थी। इसी 31 तारीख की बैठक के बाद मराठा क्रांति मोर्चा के इस लेटर हेड पर मोर्चा के लिए पुलिस से परमिशन मांगी गई। इसमें 31 तारीख की बैठक का जिक्र भी है। परमिशन 2 लोगों ने मांगी, एक थे विजय काकड़े पाटिल और दूसरे थे रविंद्र काळे पाटिल। इसी बैठक में यह तय हुआ कि ये मोर्चा मुक मोर्चा होगा। इसके बाद 2 अगस्त को हुई बैठक में 270 लोग आए। इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के स्थानीय नेता और सभी मराठा संगठन शामिल थे। शरद पवार साहब का और किसी राजकीय पार्टी का इसमें दूर दूर से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल सामान्यतः जो हमारी संगठनाएं काम करती है मराठा समाज की और जो हमारे समाज के ओपिनियन मेकर से स्टेक होल्डर से वो काम करते, उन्होंने ये एक्टिविटी चलाई। लेकिन 9 अगस्त को जब लोग जुटे तो सबकी आंखें खुली रह गई। भीड़ ने 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। जाहिर है इस मोर्चा की नींव मराठा संगठनों ने रखी थी, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने। लेकिन इस भीड़ को देखकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस मोर्चा को स्थानीय स्तर पर सहायता शुरू कर दी। 4-5 मोर्चा होने के बाद में, यानी कि जुलूस निकले 5-6 जिलों में निकले, तो उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हड़बड़ा गए हैं। उनको लगता है ये क्या है, कौन है, ये किसके खिलाफ जाएगा, या हमारे खिलाफ जाएगा या किसका फायदा होगा। तो सारे घबरा गए उसमें। और उससे बचने के लिए अभी ऐसा शुरू हो गया है, हर एक पार्टी का एमएलए, विधायक और लोक प्रतिनिधि जो है वो मोर्चे को मदद करने लगा है। हर एक पार्टी का, बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं, राष्ट्रवादी के लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं। मराठा मोर्चा की यहीं से राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा पहले नहीं था कि लाखों की तादाद में मराठा समाज इस आंदोलन में शरीक होगा। मोर्चा निकालने वाले संगठनों के लिए भी ये बात हैरान कर देने वाली थी और इस भीड़ को देखने वाले राजनेताओं के लिए भी। ये सामान्य मराठा समाज का असंतोष था। वो बाहर भी इसीलिए आया क्योंकि ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बुलाया था, ये एक समाज का आंदोलन था। लेकिन इस भीड़ को देखकर ही मराठा मोर्चा की राजनीति शुरू हो गई। लेकिन ना किसी पार्टी के बुलावे पर, ना किसी के नेतृत्व में लाखों मराठा शांति से रास्ते पर क्यों उतर रहे हैं? क्या असंतोष है मराठा समाज में? आजादी के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समाज हावी रहा है। महाराष्ट्र के 16 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा समाज से रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि मंडल आयोग के बाद मराठा महाराष्ट्र में खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। ओबीसी की एक अलग आइडेंटिटी तैयार हो गई और उस आइडेंटिटी के तहत उनकी राजनीति भी शुरू हो गई। और महाराष्ट्र में अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो ओबीसी क्लास को अपने साथ लेना चाहिए, ये बराबर बीजेपी ने ध्यान में लिया। और उन्होंने वंजारी है, धनगर है, माड़ी है, ये सारे ओबीसी कम्युनिटी को एक करने का उन्होंने माधव नाम का फार्मूला था यहाँ पे, तो वो शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया, उससे वो मराठा समाज अलग हो गया और ओबीसी का वो भी अलग हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति 80 के दशक में मराठाओं पर चलती थी, लेकिन बाद में मराठा वोट अलग अलग पार्टियों में बटे और ओबीसी की अहमियत बढ़ती चली गई। 90 के दशक के बाद इस समाज में भी आरक्षण की मांग उठने लगी। जानकार ये भी मानते हैं कि लाखों की तादाद में मराठाओं का सड़क पर आने के पीछे आरक्षण का असंतोष है। मुझे ऐसा लगता है कि एट्रोसिटी और कोपोडी का जो भी मसला दिया जा रहा है कि वो मसले पे मोर्चे निकाले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो निमित्त है। और मुझे लगता है कि वो ये कारण नहीं है उसका, कि मुझे लगता है कि आगे चल के ये आरक्षण के मुद्दे पर ये मोर्चे निकलेंगे
और मराठा समाज आरक्षण के मुद्दे पर रास्ते पे आएगा, मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए मुझे लगता है कि बड़ी कसौटी रहेगी। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि महाराष्ट्र में मराठा करीब 30% है। सवाल ये भी उठे कि क्या मराठाओं को भी कुणबी माना जाए, क्योंकि कुणबी अभी ओबीसी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। मराठा नेताओं का कहना है कि मराठाओं में भी एक बड़ा वर्ग पिछड़ा है और महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान मराठा हैं। मतलब मराठे समाज के सभी जो फार्मर्स है, जो शेतकरी है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या कर रहे हैं वो शेतकरी है, उनके मतलब जो सब्जियां है, अनाज है, उसको कीमत नहीं मिल रही है। 2014 में राज्य की तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठाओं को किसी आरक्षण को छेड़छाड़ किए बगैर 16% आरक्षण घोषित किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे नारायण राणे। मराठा समाज को आघाड़ी के जब सरकार था आघाड़ी का, जब उस वक्त आरक्षण दिया गया था। अभी वो ये सरकार आने के बाद ये आरक्षण भी बंद है और सरकार ये आरक्षण वापस शुरू करने के लिए कोर्ट में जिस तरह से पेश आना चाहिए था वो पेश नहीं आ रहा है। तो अपने को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसी नाराजगी की वजह से आज लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन राणे आयोग की रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में टिक नहीं पाई और नवंबर 2014 में हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि मराठाओं को पिछड़ों में नहीं गिना जा सकता। दूसरी ओर मराठा नेताओं का ये भी आरोप है कि नाटकों, फिल्मों और किताबों से मराठा समाज को कई सालों से बदनाम करने की कोशिश का एक असंतोष भी समाज में है। सैराट का तो एक तरफ हम सैराट को देखेंगे कि एक कलाकृति हम देख के सैराट को एक अच्छा सा मतलब एक अच्छी कलाकृति बनाई है, लेकिन सैराट की वजह से गलत मैसेज भी इस समाज में जा रहा है। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि केवल यही नहीं, एट्रोसिटी कानून के कुछ मामले भी इस असंतोष के पीछे हैं, जहां गांव में राजनीति के दो गुट एक दूसरे को फंसाने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। किसी एक व्यक्ति अगर वो निर्दोष है और उसके ऊपर अगर ऐसा कुछ हो गया तो सारे लोग उसकी चर्चा बहुत करते हैं। तो ऐसा इस एक्ट का भी हुआ है और उसकी चर्चा बहुत हो गई है। तो उसके लिए एक मराठा समाज के जहन में, दिल में एक बैठा है कि ये एट्रोसिटी एक्ट जो है ये हमारे खिलाफ है। यही मराठा असंतोष अब इस मोर्चाओं के जरिए बाहर आ रहा है और लाखों मराठा सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन इसमें एक खतरे की आशंका भी जताई जा रही है कि इससे दलित और मराठा का एक संघर्ष न खड़ा हो जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं दलित नेता और मराठा नेता, आपको दिखाएंगे आगे। अब सवाल ये भी है कि मराठा आंदोलन का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह आंदोलन फडणवीस सरकार के लिए खतरे की घंटी है? किसे होगा नफा, किसे होगा नुकसान? क्या इस आंदोलन की वजह से मराठा और दलितों में संघर्ष तो नहीं खड़ा हो जाएगा? महाराष्ट्र में उभरा नया मराठा आंदोलन क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए खतरे की घंटी है? ये सवाल अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सभी पार्टियों के मराठा नेता इस आंदोलन को सहायता कर रहे हैं। इन लोग प्राइवेटली जब हमारे साथ बातें करते हैं तो वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में वो 3% ब्राह्मण होंगे तो उनका मुख्यमंत्री। इस तरह की बातें होती है, इनके मन में वो है। इन लोगों को पहली तो बात है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और इसलिए उन्होंने ये सारा शुरू कर दिया है। राजनीति में शामिल लोग मानते हैं कि इस आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरने का मौका उनकी पार्टी के भीतर के और बाहर के दोनों विरोधियों को मिल रहा है। कोपर्डी बलात्कार कांड का मुद्दा इन लोगों के हाथ में लग गया और इसी को लेकर चाहे आरक्षण हो
चाहे SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट का मामला हो, ये मामला उठाने के पीछे एक सोची समझी राजनीति है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने पर सबसे पहले शरद पवार के उस चुटकी पर विवाद खड़ा हो गया था जो उन्होंने कोल्हापुर के संभाजी महाराज को बीजेपी ने राज्यसभा में लेने पर की थी। और उस स्टेटमेंट से पहली बार एक ऐसी चर्चा ओपनली खड़ी रह गई कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है और वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री मराठा को सत्ता देता है। महाराष्ट्र में अगले साल स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, जिसे मिनी विधानसभा के तौर पर देखा जाता है। राजनीतिज्ञ मान रहे हैं इन आंदोलनों का इस्तेमाल उन चुनावों के लिए जमीन तैयार करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मराठाओं के इस आंदोलन से ये आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं इस आंदोलन से दलित मराठा संघर्ष तो नहीं खड़ा होगा। कोपर्डी अत्याचार का एक गुनहगार ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन दलितों में से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ वो एक होने के वजह से एक बौद्ध समाज को यहाँ पे टारगेट किया जाता है और ये इसलिए ये मुझे बहुत घातक लगता है। और इसमें अगर कभी दंगल हो गई तो ये दंगे अपने राज्य को परवड़ने वाले नहीं है। हम लोग ये बार बार कह रहे हैं। मराठवाड़ा में दलित और मराठा संघर्ष का इतिहास रहा है। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नामांतर के वक्त ये संघर्ष पूरे महाराष्ट्र ने देखा था। अब मराठा आंदोलन की एक मांग एट्रॉसिटी रद्द करने की है, जिसकी वजह से कुछ दलित नेता इसका विरोध कर रहे हैं। क्या इन लोगों को एक परमिट चाहिए क्या दलितों पर अत्याचार करने के लिए? और इस तरह से जो चल रहा है, इससे मुझे तो महाराष्ट्र में एक आशंका मेरे मन में पैदा हो रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर को खतरा न हो जाए। कुछ दलित संगठनों ने इस मांग के खिलाफ मोर्चा निकालने की तैयारी शुरू कर दी, तो दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मराठाओं के आंदोलन के खिलाफ दलित आंदोलन ना करे, क्योंकि मराठाओं का आंदोलन दलितों के खिलाफ नहीं है। दूसरी ओर मराठा नेता भी अब कहने लगे हैं कि उनका आंदोलन दलितों के खिलाफ नहीं है और उनकी मांग एट्रॉसिटी कानून रद्द करने की नहीं, उसमें बदलाव की है। दलितों के खिलाफ ये मोर्चा नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ है। जो जैसे सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार ने कुछ करना चाहिए। ये जो गलत एट्रॉसिटी का जो गलत यूज हो रहा है उसके खिलाफ है, ना कि कोई दलित समाज के खिलाफ। बिल्कुल ये मोर्चे नहीं है। एट्रॉसिटी एक्ट में कुछ ना कुछ दुरुस्ती कीजिए। एट्रॉसिटी रद्द होना, ये रद्द करना, ये हमारी बिल्कुल डिमांड नहीं है। मराठा आंदोलन से सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं महाराष्ट्र में दलित और मराठाओं का संघर्ष तो नहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मराठा आंदोलन की एक बड़ी मांग दलितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए एट्रोसिटीज एक्ट यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को हटाने की है। ये कानून 1989 में बना था। अब मराठाओं का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया जाता है, इसलिए इसे हटाया जाए। लेकिन दलित समुदाय कहता है कि इस कानून से उन पर शोषण करने वालों को सजा मिलती है।